काम कभी उन्होंने किया नहीं है। उन्होंने तो मंदिर में घंटा बजाया, हमारे को बेवकूफ बनाया है। उन लोगों को क्या पता बराबरी करने का, मेहनत करने का। मेहनत तो हमारे लोगों को पूछो ना, जो कहते हैं ना इनके पसीने से बदबू आती है। एक दिन गड्ढर में उतर के देखिए ब्राह्मण का बेटा जो पुजारी पूजा मंदिर में घंटा बजाता है। पंडित कहते हैं कि इस देश में केवल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार पंडितों को है। जो ज्ञान है वो आपने बताया वो ब्राह्मणों का ही है। ब्राह्मणों का ज्ञान अर्जन धर्म है, तो ज्ञान पे ब्राह्मणों का ही हक है। नहीं, फाइनेंशियल हालत अगर स्ट्रांग भी हो गई किसी की तो क्या डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ होता है या नहीं? क्यों नहीं होता? राष्ट्रपति के साथ हुआ है। रामनाथ कोविंद जी गए, सीढ़ियों पे बैठा के पूजा करवाई उनके साथ। पंडित बोलते हैं इनको मंदिर में नहीं घुसने दो चमारों को। तो फिर आपने कभी ट्राई किया मंदिर जाने का? हम तो जाने ही छोड़ दिया हमने तो। जब बाहर निकाल देते हैं तो फिर कहाँ जाए बताओ। नहीं, ये छुआछूत मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं होती है। हाथ छिप गया तो दंगा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। मतलब आपका हाथ किसी और में टच हो गया तो दंगा हो जाएगा। टच हो गया तो मारने पीटने के लिए लोग भाग आ गए। हम भारत के लोगों ने 26 जनवरी को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। हमने बचपन में भी पढ़ा था कि ये दिन हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में ड्राफ्ट किया था हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, एक चीज है जो आज तक नहीं बदली, वो है हमारा फॉरएवर विलेन, जातिवाद, यानी कि कास्ट सिस्टम। कई लोग मानते हैं कि कास्ट इज द पास्ट, यानी कि जातिवाद कल की बात है। बट क्या सच में जातिवाद कल की बात है? ये जानने के लिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कास्ट सिस्टम को समझना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट सिस्टम एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जो हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है। इसमें लोगों को 4 अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। वो कास्ट जिसमें वो लोग पैदा होते हैं वही उनका सोशल स्टेटस, जॉब, डाइट, करियर एंड बिहेवियर डिसाइड करता है। ये 3000 साल से भी ज्यादा पुराना सिस्टम है जो आज भी हमारे देश पे इंपॉर्टेंट असर डालता है। इसका ओरिजिन 1500 BC में हुआ था, जब सेंट्रल एशिया से आर्यंस ने आकर भारत पे हमला किया और इस सिस्टम से लोकल इंडियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक रास्ता बना दिया गया था। बट कई हिंदू लोग इस थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक हर इंसान लॉर्ड ब्रह्मा के प्रेस्टिजियस बॉडी पार्ट से निकला है। ब्राह्मण्स जो ब्रह्मा के ब्रेन से निकले हैं, जैसे कि पंडित एंड पुजारी लोग। दूसरे हैं क्षत्रियास जो ब्रह्मा के शोल्डर से निकले हैं, जस्ट लाइक राजा महाराजास। तीसरे हैं वैश्यास जो ब्रह्मा के स्टमक से निकले हैं, जैसे कि मर्चेंट्स एंड बिजनेसमैन। और चौथे हैं शूद्रास जो ब्रह्मा के पैरों से निकले हैं। ये वो लोग हैं जो आर्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड लेबर वर्क करते हैं। हमारे देश में सबसे पिछड़ी हुई कास्ट है दलित कास्ट, जो हमारे सिस्टम में बाद में ऐड की गई थी। हमारे इंडिया के कास्ट सिस्टम में 3000 से भी ज्यादा कास्ट हैं और 25000 से भी ज्यादा सब कास्ट हैं। और हर सब कास्ट मेंबर के लिए एक डेजिग्नेटेड प्रोफेशन होता है। जो इतने सालों के दौरान ये कास्ट सिस्टम पहले के राजा महाराजा और आज की गवर्नमेंट के थ्रू बदलता आ रहा है। 19वीं सेंचुरी में कॉलोनियल पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स ने कास्ट सिस्टम को एक सोशल स्टेबिलिटी बनाए रखने के रास्ते के रूप में देखा एंड ब्रिटिशर्स ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। ब्रिटिशर्स ने अलग अलग कास्ट के लोगों को अलग अलग किया और सबसे नीचे वाले कास्ट के लोगों को निशाना बनाया। ब्रिटिशर्स ने ना हमारी पहले से डिवाइडेड सोसाइटी को और डिवाइड किया और हमें अपना नौकर बना लिया। और इसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स ने कास्ट सिस्टम जो हमारे इंडिया में पहले से फेल हो चुका था उसको डिकोड करने से की। ये काम ब्रिटिशर्स के लिए भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने किसी भी ऐसे सिस्टम के बारे में कहीं नहीं सुना था। वी.आर. क्रॉनिश जो उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी के सेंसस ऑपरेशन के सुपरवाइजर थे, उन्होंने इंडिया में कास्ट सिस्टम को देखते हुए ये कहा कि Regarding the origin of caste, we can place no reliance upon the statements made in the Hindu sacred writings. Whether there was ever a period in which the Hindus were composed of 4 classes is exceedingly doubtful. इस कास्ट सिस्टम को एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन में बदलने का काम ब्रिटिशर्स ने 18वीं सेंचुरी में शुरू कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने ब्राह्मण्स की मदद लेके कॉलोनियल इंडिया में जो कास्ट पहले से एग्जिस्ट करता था उसको और रिजिड बना दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने 11 ब्राह्मण्स को हायर किया और उन 11 ब्राह्मण से हिंदू कोड ड्राफ्ट करवाया। लेकिन उन 11 ब्राह्मण्स ने वैदिक स्मृतिज को पूरे हिंदू कम्युनिटी पे अप्लाई करते हुए
एंड उन वैदिक स्कल्पचर्स पे लिखे हुए टेक्स्ट को मिस इंटरप्रेट करते हुए हिंदू कोड को ड्राफ्ट किया। फिर कई ऐसी चीजें ब्रिटिशर्स ने की जिससे इन कम्युनिटीज के बीच में दरारें और बढ़ती चली गई। 18th सेंचुरी में जब राजा महाराजा लोग रूल कर रहे थे तब लोगों को उनकी कास्ट बदलने की परमिशन मिल जाया करती थी। 1947 में ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और कास्ट सिस्टम को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। हमें ये तो समझ में आ गया कि आपकी कास्ट से आपकी एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करी जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ आपकी सोशल लाइफ भी आपकी कास्ट से डिसाइड कर दी जाती है। जैसे कि आज भी दूसरी कास्ट के लोगों को अपने से अलग कास्ट में शादी करना या सिर्फ सोशल इंटरैक्शन कर लेना भी अलाउड नहीं होता है, और जो लोग ये कर लेते हैं उन्हें आज भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आजकल किसी भी इंसान की कास्ट को जानने का सबसे आसान तरीका है उस इंसान का सरनेम जान लेना। लेकिन आज के समय में लोग अपनी कास्ट तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक तौर पर आगे जरूर बढ़ सकते हैं। कास्ट सिस्टम के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि स्किल्स को जिंदा रखना जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती आ रही है। And in studying, my great-grandfathers, they worked for the royal families, for the wall painting in a fort and some of famous old temples. Do you do it because of your caste? Yeah, we come from specially caste that will be specialty to do painting work. लेकिन जैसे जैसे वैदिक पीरियड खत्म होने लगा वैसे वैसे कास्ट सिस्टम का डिक्लाइन शुरू हो गया। ब्राह्मण्स अपनी नॉलेज की वजह से और एरोगेंट होने लग गए। जहां पे उनको भिक्षा और दक्षिणा से सैटिस्फाई हो जाना चाहिए था, वहीं वो अपने सुपीरियर नेचर के दम पर गरीब लोगों का फायदा उठाने लग गए। क्षत्रियास की पोजीशन एंड पावर इनके सर पर चढ़ गई और अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए ये बाकी के किंग्स एंड रूलर से लड़ने लग गए। वैश्य शूद्र पे अपना हक जमाने लग गए और उनको डरा धमकाकर उनकी जमीन और दौलत पे अपनी वेल्थ बनाने लगे। शूद्र लोग अपनी ड्यूटीज को पीछे छोड़कर गलत कामों में उलझ गए, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना और कुछ ऐसी चीजें जो उस वक्त सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं थी। और अनटचेबल्स की हालत तो बद से बदतर हो गई। जिस कुएं से ब्राह्मण्स पानी पिया करते थे उसके पास से गुजरना भी अनटचेबल्स को अलाउड नहीं होता था। मंदिर या ऐसी जगह जाना जहां पे ऊंची कास्ट के लोग जाते हो वो तो बहुत दूर की बात है। इस इविल सिस्टम ने भेदभाव को हम इंसानों के बीच में एक अलग लेवल पे बढ़ा दिया। हालांकि भारत जब से आगे बढ़ रहा है एंड नई जनरेशन्स आ रही हैं, लोग ये कास्ट सिस्टम एंड ये रिस्ट्रिक्शंस के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। मतलब आज भी वी हैव सेम सिस्टम, बट आजकल के लोग इस पे इतना विश्वास नहीं करते हैं, इसको नजरअंदाज कर देते हैं। पहले के टाइम में लोग जो पगड़ी पहना करते थे उस पगड़ी का कलर उनकी कास्ट डिफाइन करता था। पहले के जमाने में लोग जो वॉरियर हुआ करते थे वो येलो कलर की टर्बन पहना करते थे और बिजनेसमैन पिंक कलर की टर्बन। वैसे ही ब्राह्मण्स का भी एक यूनिक हेयर स्टाइल रहा है जिसे सीखा कहा जाता है। अच्छा, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे कास्ट सिस्टम में 5 तरीके के कास्ट होते हैं: ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास एंड दलित्स, द अनटचेबल्स। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कास्ट के बेसिस पे कितना और किस तरीके से हमारे इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, और क्या आज भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है हमारी कंट्री में? आई नो हम लोग जो शहरों में रहते हैं उनका कहना होगा कि ये तो सिर्फ किताबों में पढ़ी जाने वाली और लिखी जाने वाली बातें हैं, आज के टाइम में कौन करता है ये सारी चीजें। चलिए आपको सरप्राइज करता हूं इस मैप के थ्रू। ये देखिए आज भी कितने % हाउस होल्ड अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। आज के दिन भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कई बड़े शहरों में इसका रेशियो 50% से भी ज्यादा का है। आज भी जो लोग ऐसा काम करते हैं वो खासकर अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि लोअर कास्ट की पॉपुलेशन इंडिया में 200 मिलियन से भी ज्यादा की है। हालांकि अनटचेबिलिटी को 1950 में खत्म कर दिया गया था, बट आज भी इसको छोटे शहरों और गांव में प्रैक्टिस किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अनटचेबल्स हमेशा से बाकी कास्ट के कंपैरिजन्स में ज्यादा नुकसान उठाते आए हैं। बच्चों को अपनी कास्ट से दूसरी कास्ट वाले बच्चों के साथ पढ़ने या बैठने भी नहीं दिया जाता था। Untouchability was abolished in 1950, but it is still widely practiced across the country. In August, a 9-year-old Dalit boy in Rajasthan died days after he was assaulted by his teacher. His crime: he touched a water pot kept for the upper caste. 19 and 20 सेंचुरी में भी कई लोग थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ ठोस कदम उठाए थे। उनमें से 3 मेन लोग थे। पहले शाहूजी महाराज, दूसरे थे ज्योतिराव फुले,
तीसरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शाहूजी महाराज पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया में कोल्हापुर रीजन में रिजर्वेशंस इंप्लीमेंट किए थे। ज्योतिराव फुले खुद शूद्र कास्ट में पैदा हुए थे और ये बहुत इंस्पायर्ड थे अमेरिका के स्लेव स्ट्रगल से। और यही देखते हुए इन्होंने 1873 में सत्यावोधक समाज का निर्माण करा फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। इन्होंने वेदास को भी मानने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि हिंदू धर्म पे सिर्फ ब्राह्मण्स का ही अधिकार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे एंड आगे चल के इन्होंने अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई से अपने जैसे लोअर कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की मांग की थी। और ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की मांग वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं बल्कि ब्राह्मण्स के भी खिलाफ कर रहे थे। 1930 में भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करा और कहा कि डिप्रेस क्लास की सेफ्टी के लिए हमें सिर्फ ब्रिटिशर से ही नहीं बल्कि कांग्रेस से भी आजाद होना पड़ेगा, जिसके लिए भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त की गवर्नमेंट से एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें सिर्फ दलित कास्ट ही वोट दे सकती है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर को सिर्फ एक यही रास्ता दिखाई दिया था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। और उनकी ये मांग 1932 अगस्त में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक्सेप्ट कर ली थी। इस सेपरेट इलेक्टोरेट में सारी माइनॉरिटीज को जगह दे दी गई थी, जैसे कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, जैन्स, यूरोपियंस एंड पारसीज। लेकिन जब महात्मा गांधी को पता चला कि ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट दलित्स को प्रोवाइड करवा दिया है तो ही अनाउंस्ड फास्ट अनटू डेथ, यानी कि वो मर जाएंगे लेकिन एक भी अन्न का दाना अपने मुंह में नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि ये पॉलिसी हिंदूज और दलित के बीच में और दरार ले आएगी। लेकिन जब गांधी जी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो भीमराव अंबेडकर को उठ के आगे आना पड़ा और नेगोशिएट करना पड़ा गांधी जी के साथ में, जिसे बुलाया गया पूना एक्ट। और इस पूना पैक्ट के तहत महात्मा गांधी ने यह डिसाइड किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह हम ज्यादा रिजर्वेशन दे सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस को इन जॉइंट इलेक्टोरेट। तो जहां पे बैकवर्ड क्लासेस को सिर्फ 78 सीट्स मिलती थी पहले, पूना पैक्ट के बाद उनको 148 सीट्स मिलने लगी थी। हालांकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर कास्ट वालों के पास इक्वल राइट्स असाइन है, बट आज भी ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पे इसको इक्वली प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। 1997 में KR नारायणन को भारत का राष्ट्रपति चुना गया, जो हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। एंड ये उस वक्त का बहुत बड़ा काम था हमारे देश में, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको ये काम और ये चेंज पसंद नहीं आ रहा था। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ फेमस लोग हैं जो आज जिंदा होते तो उन्हें भी दलित में काउंट किया जाता। दासी पुत्र वेद व्यास जी, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अटारी, आज की भाषा में अगर ये सब जिंदा होते तो इनको दलित कैटेगरी में काउंट किया जाता। इससे ये समझ में आता है कि आप जिस भी कास्ट में पैदा हुए हो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, बट आप जिस कास्ट में हो उस कास्ट में रह के आपको कैसा एनवायरनमेंट और किस किस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी आज भी सच्चाई है हमारे देश की और इसे हम झुटला नहीं सकते हैं। महाभारत के टाइम पे भी हमें पता है कि एकलव्य अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसकी नीची जात की वजह से उसको आर्चरी नहीं सिखाई और उसका अंगूठा मांग लिया ताकि वो अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी ना बन जाए। और इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी लिखा है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री राम ने जंगल में एक आदमी से पूछा जो पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था, तो उसने बताया आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। वो बस ऐसा कह ही रहा था कि भगवान श्री राम ने अपनी तलवार निकाली और उसका गला काट दिया। और जैसे ही उसका वध हुआ, इंद्र और बाकी देवता श्री राम को बड़ा अच्छा कहकर उनकी आलोचना करने लगे। श्री राम ने शंभुक का वध सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो शूद्र हो के भी तपस्या कर रहा था। हजारों सालों से बैकवर्ड क्लासेस से उनकी अपॉर्चुनिटीज छीनी गई हैं, जिसकी वजह से आज भी वो लोग हमारी बराबरी पे आके नहीं खड़े हो पा रहे हैं। जैसे अमेरिका में जो व्हाइट्स हैं वो ब्लैक के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी पोजीशन पे हैं, क्योंकि अमेरिका जैसी कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ चला आ रहा है। और वो कंट्रीज उन कम्युनिटीज को रिजर्वेशंस प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि देश सबको साथ में लेके चलने से बनता है। और अगर एक भी कम्युनिटी को पीछे छोड़ दिया जाए तो वो एक कम्युनिटी पूरे देश के लिए खतरा बन सकती है। जब भारत ब्रिटिशर्स के अंडर में था तो लोअर कास्ट के लोगों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती थी। लगभग 30% गांव में आज भी
हेल्थ वर्कर्स दलित्स के घर में घुसने से मना कर देते हैं। दलित लोगों को पुलिस स्टेशन में अंदर भी नहीं जाने दिया जाता है और दलित बच्चों को दूसरे कास्ट के बच्चों के साथ स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता है। When any दलित disobey the authority, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत खतरनाक होते हैं। गवर्नमेंट के एक डेटा के अकॉर्डिंग हर हफ्ते 13 दलित से भी ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है और 5 से भी ज्यादा घरों को जला दिया जाता है। कहीं कहीं पे तो उनको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है या फिर उनको पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया जाता है। हिंदू परंपरा के अकॉर्डिंग शादियां सिर्फ एक कास्ट के बीच में होनी चाहिए और इसकी गारंटी आपको अरेंज मैरिज देता है। ये एक ट्रेडिशन है जब माता पिता आपके लिए आपके जीवन साथी को चुनते हैं। स्पेशली रूरल एरियाज में आज भी दूसरी कास्ट में शादी कर लेना शर्मनाक माना जाता है और इसके नतीजे गांव या छोटे शहरों में बहुत खतरनाक होते हैं। या तो उन दोनों कपल्स को गांव से निकाल दिया जाता है या फिर उन दोनों को पीट पीट के मार डाला People जाता still है। marry people from different castes or never? Never. It doesn't happen. And what happens if they do marry? Then they kick out from society. हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिज को ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इंटरकास्ट कपल्स के लिए एडवांटेजेस एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं। जैसे कि अगर कोई दूसरे कास्ट की लड़की किसी दूसरे कास्ट के लड़के के साथ शादी कर लेती है तो गवर्नमेंट की तरफ से उन दोनों कपल्स को टोटल में 2 लाख रुपए मिलेंगे। बस उनकी शादी 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर में कलेक्ट्रेट में रजिस्टर होनी चाहिए। इन स्कीम्स के थ्रू भारत सरकार इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा देने में मदद करती है। आज हमने कास्ट सिस्टम की हिस्ट्री और इससे जुड़े हुए सेक्स पे बात करी, बट नेक्स्ट वीडियो में हम कास्ट रिजर्वेशन और हमारे देश में चलती आ रही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।